आज मैं छत्तीसगढ़ आया तो जो आदिवासी समुदाय के विरोधी जो विचारधारा के लोग हैं वो राजस्थान में भी कह रहे हैं कि राजकुमार रोड नक्सलाइट इलाके में गया है। राजस्थान में ये किसी भी न्यूज़पेपर में आज तक नहीं छपा कि छत्तीसगढ़ भौगोलिक दृष्टि से सबसे सुंदर है और आदिवासी समुदाय है और आदिवासी समुदाय की एक विशेष पहचान है, एक शानदार कल्चर है। ये कहीं नहीं बताया जाता, बस यही बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ खराब है, एक कलंक लगा दिया है। मैं पिछली बार आया था जब विधायक था, मैंने सुना 11-12 साल की बच्ची को नक्सलाइट के मारा गया। इस बिंदु में भी लिखा है कि आदिवासी समुदाय को कुछ लोग प्रशासन के सहयोग से इनको बदनाम करके नक्सलाइट का दब्बा लगा के उनको मार दिया जाता है। पिछले 8 महीनों के अंदर छत्तीसगढ़ में 150 के आसपास लोगों को मारा गया है नक्सलाइट के नाम से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे निर्दोष थे, हैं कुछ लोग गलत, लेकिन इसमें कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे निर्दोष हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये किस लिए हो रहा है? यहाँ पर मैंने चीज देखा, इस इलाके के अंदर कई इलाका ऐसा है जहां पर आदिवासियों की स्थिति कैसी है वो नहीं पता है। आदिवासियों को एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो नहीं पता है। आदिवासियों के गांवों तक सड़क जा रही है वो नहीं पता है। तो कई इलाका ऐसा है कि उन इलाकों के अंदर आदिवासी समुदाय के आधार कार्ड भी नहीं बने हैं, वोटर आईडी भी नहीं बने हैं। लेकिन दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के एक एक पहाड़ में कौन सा मिनरल है, कहां से कोयला निकल रहा है, कहां से आयरन निकल रहा है, कहां से सोना निकल रहा है, ये सारा खंगाल लिया सरकारों ने, लेकिन आदिवासियों की स्थिति के बारे में ज्यादा खंगाला नहीं है। एक एक पहाड़, छत्तीसगढ़ का एक एक इलाके की एक एक मिनरल्स के बारे में सरकार के पास रिपोर्ट है कि इस इलाके में ये आयरन निकलेगा, इस इलाके में सोना निकलेगा, यहाँ पर कोयला निकलेगा, यहाँ पर बॉक्साइट निकलेगा, ये सब आंकड़ा है। लेकिन किस इलाके में आदिवासियों की क्या स्थिति है ये आंकड़ा सरकारों के पास नहीं है। ये सामाजिक कार्यक्रम है, मैं यहाँ पर राजनीतिक बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इसमें ये जो लिखा हुआ है कि आदिवासी समुदाय का विस्थापन, साथियों मैंने देखा पिछले समय में इस देश के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट बनाए। 1972 के अंदर एक डलाई सरकार, केंद्र सरकार, और पूरे देश में अभी तक 56 से 57 टाइगर प्रोजेक्ट किए, टाइगर प्रोजेक्ट बनाए, और इसमें से 70 से 80% टाइगर प्रोजेक्ट ओनली फॉर आदिवासी इलाके के अंदर बनाए जा रहे हैं। अब तक टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से पूरे देश के अंदर पिछले जो समय निकला उसके अंदर हम निकल के देखे तो 5,56,000 आदिवासियों को स्थापित किया गया टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से। आपके यहाँ भी शायद जातियों में टाइगर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इससे चौंकन करने वाली बात, 1972 से लगा के 2021 तक 2.5 लाख आदिवासी विस्थापित हुए, लेकिन 2021 से 2024 तक मात्र 4 साल के अंदर 3 लाख लोग विस्थापित हुए। 3 लाख लोग विस्थापित किए गए टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से। यहाँ पर माइनिंग होता है दबा के। हम देश के विकास में बाधा नहीं है, लेकिन जो विकास आदिवासियों का नाश करके किया जाता है वो विकास हमारी नजर में गलत। हमने देखा पिछले इलाके के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर जो आदिवासी रह रहा है वर्षों से, आजादी से पहले से, उसके लिए एनडीए की सरकार 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट लाई। लेकिन छत्तीसगढ़ का ही मैंने आंकड़ा निकाला, पिछले 5 साल के अंदर 100 से 200 हेक्टेयर जमीन
लेकिन पूरे देश में वन विभाग की 18,982 हेक्टेयर जमीन को 18,982 हेक्टेयर जमीन प्राइवेट कंपनियों को फॉरेस्ट की जमीन दी गई। लेकिन एक बेचारा गरीब आदमी जो आजादी से पहले विभाग में तो आज भी पटेलियत तरस रहा है। आपके छत्तीसगढ़ के अंदर भी पिछले 5 साल के अंदर 2280 हेक्टेयर जमीन फॉरेस्ट की प्राइवेट कंपनियों को दिया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ का आदिवासी समुदाय को 200-300 हेक्टेयर भी आज तक कितना चाहिए? उस आदमी को रहने के लिए 1 या 2 बीघा चाहिए, लेकिन वो भी आज तक नहीं मिल पाया है। साथियों, ये लड़ाई लंबी है। ये लड़ाई राजनीति करने की भी नहीं है। ये लड़ाई जो हमारे पुरखे लड़के गए, हम बिरसा मुंडा जी को याद करते हैं, गुंडा बाबा को याद करते हैं, तिलका मांझी को याद करते हैं। उन लोगों ने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी। हम जल जंगल जमीन का नारा जरूर लगा लेते हैं, लेकिन जल जंगल जमीन को उजाड़ कौन रहा है उसके बारे में आज भी अनभिज्ञ है। हमने देखा छत्तीसगढ़ के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां आई। आप सभी आंदोलन करते हो क्योंकि आपकी जमीन हड़पी जाती है, आपको विस्थापित होना पड़ा है। कंपनी का डाटा आया कि देश के अंदर जो आदिवासी समुदाय है, इसमें से 70% आदिवासी अपने जीवन काल में विस्थापित होता है। अपने जीवन काल में 100-150 साल के अंदर आदिवासी समुदाय एक परिवर्तित होता है, एक सर्वे कोड है। साथियों, हम विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ इलाके के अंदर जो माइनिंग कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उस कंपनियों से चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के रूप में कौन पार्टियां चंदा ले रही है उस पर भी जाना पड़ेगा। हमारा बेचारा बोला पाला आदिवासी समुदाय क्या समझेगा? इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लीगली चंदा लिया जाता है। छत्तीसगढ़ के इलाके में माइनिंग करने वाली अधिकतर कंपनियों ने चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड मतलब चंदा दिया, करोड़ों रुपयों में 700-800 करोड़ के आसपास दिया गया। अब ये हमारा भोला वाला समाज कैसे समझेगा? साथियों, नारायणपुर के अंदर थल सेना मैं आया, मुझे जानकारी मिली, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। हम सेना का सम्मान करते हैं। जितना आदिवासी समुदाय इस देश की आजादी में लड़ा है, जो शहीद हुआ है, जो आज तक जो शहीद हुए हैं, उनसे कई गुना है, हम सम्मान करते हैं। लेकिन आदिवासी समुदाय के अंदर सेना के प्रति गलत भावना लाने का काम वर्तमान में किया जा रहा है। भावना कैसे आई? आदिवासियों की जब के अगर सेना के कैंप लगाएंगे, थल सेना को यहाँ पर जो कैंप रेंज लगा जा है और सेना के बीच में 65 में प्रावधान है, शेड्यूल 5 में प्रावधान है कि 5वीं अनुसूची अंतर्गत आदिवासियों की जमीन न सरकार ले सकती है, न ही कोई गैर आदिवासी व्यक्ति ले सकता है। ये किसमें प्रावधान है? शेड्यूल 5 में प्रावधान है। सरकार भी किसी भी परियोजना को लगाने के लिए आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकती है जब तक ग्राम सभा इसको सहमति नहीं देती। अब ये अधिकार कैसे मिला? 5वीं अनुसूची के अंदर ये अधिकार कैसे मिला हमको? किसी ने दान में दिया क्या? ये हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से लोहा लिया, अपनी जान गंवाई। इसके बाद अंग्रेजों ने और संविधान निर्माताओं ने विचार किया कि ये समुदाय हजारों सालों से जल जंगल की जमीन की लड़ाई लड़ता आ रहा है, इसलिए उनको विशेष प्रावधान देना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में जल जंगल जमीन नहीं उजाड़ी जाए। इसलिए 5वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। लेकिन आज ये नहीं हो रहा है। पेशा एक्ट की पालना नहीं हो रही है, शेड्यूल 5 के प्रावधानों की पालना नहीं हो रही है। बिना सहमति के हर जगह पे, मैं हसदेव गया था बीच में जब विधायक था,
वहां पर जाके देखा फर्जी ग्राम सभा बना दिया गया, सरपंच को ग्राम पंचायत को पता ही नहीं है, फर्जी ग्राम सभा बना दिया गया। इस तरह की जो गतिविधियां हो रही है, इस मंच पे विराजमान सामाजिक संगठन और सभी पार्टियों के पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि हम जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के इस लेवल तक आए हैं, उसका कर्ज अदा करने का आपको काम करना है आने वाले समय में। हम चाहते हमारा देश विकास हो, हम भी चाहते हैं हमारा देश विश्व में सबसे बड़ी ताकतवर शक्ति बने, लेकिन आदिवासियों को खत्म करके उसको ताकतवर शक्ति नहीं बना सकते हम। साथियों, लंबे समय से हमारे इस इलाके के अंदर देखा गया है फर्जी प्रमाण पत्र वाला। कुछ लोग आदिवासियों से नफरत करते हैं, लेकिन रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र पूरे देश में बनाए जा रहे हैं। आपके बस्तर में भी बनाए जाते होंगे, छत्तीसगढ़ में भी बनाए जा रहे हैं, पूरे राज्य में बनाए जा रहे हैं। साथियों, प्रमाण पत्र क्यों मिला हमें? हमारा कपाल पे या हमारे पीछे कहीं लिखा नहीं है का आप आदिवासी? कहीं लिखा हुआ है क्या? एक तो डीएनए से पता चलेगा, दूसरा संस्कृति से पता चलेगा, कल्चर से पता चलेगा, पूजा पद्धति से पता चलेगा। लेकिन धीरे धीरे देश के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारी संस्कृति पे कलम चढ़ाने का काम हो रहा है, हमारी पूजा पद्धति पे कलम चढ़ाने का काम हो रहा है, और धीरे धीरे हम पढ़े लिखे कई लोग संस्कृति को भूलने की बात भी किया जाता है। साथियों, एक लंबे समय से एक जंग छिड़ी रहती है पूरे देश के अंदर। मैं सांसद बन के गया और मैंने संसद के अंदर बोला कि आदिवासी समुदाय धर्मपूर्वी समुदाय। हमारे संचालक महोदय कहते थे कि यहाँ पर हमें ये राजनीतिक मंच नहीं है, ना ही ये धार्मिक मंच है, लेकिन ये ज्ञापन दिया, उसमें मुझे लिख के दिया गया कि आदिवासी धर्म कोड लागू करने पर, इस ज्ञापन में दिया गया है कि आदिवासी धर्म कोड जारी किया जाए। जब इस बात काफी भूचाल आता है, पता नहीं माइक भी साथ मैं आज घूमा इस बस्तर इलाके के अंदर कोंडागांव में। मैंने सभी धर्मों को नजदीक से देखा है, सभी धर्म की धार्मिक परंपरा को भी देखा है। जैन धर्म की परंपरा को देखा, हिंदू धर्म की परंपरा को देखा, ईसाई धर्म की परंपरा को देखा, बौद्ध धर्म की परंपरा को देखा है। लेकिन आदिवासी समुदाय की धर्म परंपरा, भक्ति परंपरा, हमारी पूजा पद्धति किसी भी धर्म से मेल नहीं खाती। इसलिए अपनी आइडेंटिटी को लेके पूरा देश का आदिवासियों का अलग से धर्म कोड की मांग कर रहे। क्या इस बात में आप सभी सहमत हो? पक्का? कौन सहमत, कौन नहीं है? सब सहमत हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा बाप हमारे खुद के बाप की बात करते हैं तो दूसरों को दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए। होनी चाहिए क्या? एक जंग छिड़ी पूरे देश के अंदर। हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन आदिवासियों की अपनी परंपरा, अपनी आइडेंटिटी को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और उसमें जब भी बात करते हैं, मैंने संसद के अंदर भी कहा था कि आदिवासी समुदाय ना हिंदू है, न ईसाई है, न सिख है, न बौद्ध है, आदिवासी है। हमें आदिवासी की संस्कृति, हमारी आइडेंटिटी को बरकरार, आप सभी के साथ सहयोग से हमारी लड़ाई धर्म की, एक बात भी समझना है, हमारी लड़ाई हमारी संस्कृति बचाने की है। हमारी लड़ाई हमारा इतिहास को, वास्तविक इतिहास को आने वाली पीढ़ी को बताने की है। हमारी लड़ाई रिजर्वेशन की है, हमारी लड़ाई जमीन की है, हमारी लड़ाई आइडेंटिटी बचाने की है। लेकिन धर्म की बात इसलिए बार बार छेड़ी जाती है कि इस देश के अंदर हमने देखा कि आदिवासी समुदाय कई इलाके में ईसाई भी बना हुआ, कई इलाकों में आदिवासी समुदाय, महाराष्ट्र का कुछ इलाका उधर मुस्लिम भी बना हुआ है, कुछ इलाकों में आदिवासी समुदाय हिंदू भी बना हुआ है।
कुछ आदिवासी समुदाय सिख भी बना हुआ है। इस देश के प्रत्येक कोने में हर इलाके में आदिवासी समुदाय हैं, लेकिन अलग अलग धर्मों में बटा हुआ है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ या बस्तर या किसी झारखंड में आदिवासी समुदाय पे अत्याचार होता है तो देश का आदिवासी एक नहीं हो पा रहा है। हम देखते हैं मणिपुर के अंदर भारत का हिस्सा है, मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय, दोनों समुदाय आदिवासी है, लेकिन दोनों का धर्म अलग अलग है और धर्म की लड़ाई वो ऐसे मरे हैं, ऐसे लड़े हैं कि आपस में अपने एक दूसरे को काट रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आदिवासियों की अपना अलग से धर्म व्यवस्था होनी चाहिए। किसी को कुछ मानना है माने, हमें कोई दिक्कत नहीं, जिसको जो मानना है। इस देश का संविधान ऐसे हर व्यक्ति को अपने हिसाब से धर्म मानने का अधिकार देता है। और इस देश का पहला उदाहरण भीमराव अंबेडकर जी, अपन सब जानते हैं, संविधान निर्माता। उन्होंने अक्टूबर 1956 में 4 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। क्योंकि संविधान राइट देता है कि हर व्यक्ति को एक हिसाब से मानना है, लेकिन यह सच्चाई है कि आदिवासी समुदाय की अपनी धर्म परंपरा, अपनी पूजा पद्धति अनेक धर्मों से अलग है और सभी धर्मों से पहले है। जिन धर्मों का निर्माण ही नहीं हुआ उस समय से आदिवासी समुदाय अपनी पूजा पद्धति करता है। लेकिन यह देखा गया है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ लोग हमारे आदिवासी समुदाय को धर्म में बांट के राज करना चाहते हैं। साथियों, मैं बात बोलता हूँ, आदमी तो शरीर से विकलांग होता है, अपने हाथ पैर से, अगर हाथ पैर से विकलांग को दिखता है कि इसका हाथ टूटा हुआ है, इसका पैर टूटा हुआ है, लेकिन इस देश में कुछ विचारधारा ऐसी है जो इंसान को दिमाग से विकलांग बनाने का काम है। मेरी बात को समझे होंगे आप? किस देश में कुछ विचारधारा ऐसी है जो हमारे समुदाय के कुछ लोगों को दिमागी रूप से विकलांग बनाने का काम करते हैं। हमारे अंधा है वो कह सकते हैं आगे खड्डा है, वो अपनी बात मान लेगा, लेकिन जो दिमाग से अंधा है उसको कहेंगे आगे खड्डा है, वो अपन से लड़ने के लिए आएगा। और ये हो रहा है। आप जब अधिकारों की बात करोगे, आप संस्कृति की बात करोगे, आदिवासी की बात करोगे, सबसे पहले आपका जो मानसिक रूप से विकलांग है वो आपके सामने आके खड़ा रहेगा, आपसे लड़ेगा। यही स्थिति पूरे देश के अंदर बनी हुई है। साथियों, रिजर्वेशन की बात करें, हमें ये दिक्कत है आज तक हमारे आदिवासी इलाके के अंदर अनेक कथाएं होती है, कुछ पार्टियां भी कराती है, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आदिवासियों का भला चाहते हो, आदिवासियों का भला चाहते हो तो दूसरी कथाएं लगे नहीं लगे, लेकिन संविधान की कथा भी लगाया करो कभी कि आदिवासियों के क्या क्या अधिकार है वो भी बताने की बात करो। सभी प्रकार की कथाएं चलती है, सभी प्रकार के आयोजन होते हैं, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि हमें दूसरी कथा लगे नहीं लगे, लेकिन संविधान के संबंधी कथा गा करो और इसमें आदिवासियों के क्या अधिकार है वो भी बताने की बात किया करो। हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की शिक्षा है। पहली हमें परिवार से और समाज से सीखने को मिलता है। किससे मिलता है? परिवार से, समाज से सीखने को मिलता है, वो पहली शिक्षा है। और दूसरी शिक्षा जो पाठ्यक्रम के माध्यम से नौकरी प्राप्त करने के लिए मिलती है शिक्षा। और तीसरे नंबर की शिक्षा जो किसी पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाई जाती है वो शिक्षा है आपके संवैधानिक कई अधिकार, आपका इतिहास, आपका कल्चर, आपकी आइडेंटिटी, वो शिक्षा भी प्राप्त करने की जरूरत है। अब हमारे लोग पाठ्यक्रम वाली शिक्षा प्राप्त करके अधिकारी, कर्मचारी, नेता बन जाते हैं, लेकिन हमारे समाज के इतिहास जो किसी पाठ्यक्रम में नहीं
दर्शाया रहा है। हमारे समाज के अधिकार जो किसी पाठ्यक्रम में नहीं दर्शाए जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर पाठ्यक्रम जो है उस पाठ्यक्रम में शेड्यूल 5 के प्रावधानों के